वास्को द गामा पर इस 2 वीडियो श्रृंखला के पहले भाग में हमने ये जाना कि कैसे 15वीं शताब्दी में भारतीय मसालों के लिए यूरोप की भूख ने पुर्तगाल को भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। राजा मैनुअल प्रथम के समर्थन से वास्को द गामा केप ऑफ गुड होप के अलोंग समुद्री यात्रा करते हुए 1498 में कालीकट पहुंचा, जिससे वैश्विक व्यापार का एक नया युग शुरू हुआ। हालांकि उसके अहंकार और क्रूरता ने उनकी उपलब्धियों को धूमिल कर दिया। अपनी दूसरी यात्रा में उसने क्रूर हिंसा का सहारा लिया, जिसमें सैकड़ों तीर्थयात्रियों के साथ एक जहाज को जलाना भी शामिल था। वास्को की विरासत आज भी विवादास्पद बनी हुई है। यद्यपि एक अग्रणी के रूप में प्रशंसित, फिर भी उन्हें उनके क्रूर विजय कार्यों के लिए याद किया जाता है। तो यह उस कहानी की पृष्ठभूमि थी जिसे आपने वास्को द गामा पर पहले वीडियो में देखा था। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भारत को उपनिवेश बनाने के लिए एक औपनिवेशिक विरासत स्थापित हुई, जिसे आप इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि वास्को द गामा ने भारत के लिए समुद्री रास्ता खोजा। बहुत बड़ी बात थी, है ना? पर कहानी तो असल में यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से तो शुरू होती है। तो सवाल ये उठता है कि द गामा ने तो बस एक दरवाजा खोला था, लेकिन पुर्तगाल ने एक पूरे के पूरे व्यापार पर कब्जा कैसे कर लिया? कैसे एक खोज को एक इतने बड़े, इतने फायदेमंद साम्राज्य में बदल दिया गया? चलिए आज इसी को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि पुर्तगाल के लिए दांव पर लगा क्या था, मतलब इतनी मेहनत क्यों? और इसका जवाब एक ही शब्द में है, पैसा। बहुत सारा पैसा। उस जमाने में यानी 1500 के दशक में मसाले सिर्फ किचन का सामान नहीं थे, वो समझ लीजिए 16वीं सदी का तेल थे, आज के क्रूड ऑयल की तरह। मतलब जिसके पास मसाले, उसके पास बेहिसाब दौलत और जाहिर है ताकत। और इस पूरे खेल का सेंटर पॉइंट कौन था? हमारा भारत। इस बात पर यकीन करना शायद थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन सोच कर देखिए, सन 1500 के आसपास पुर्तगाल में 1 किलो काली मिर्च की कीमत 2 किलो सोने के बराबर थी। हाँ, आपने सही सुना, सोने में तौली जाती थी काली मिर्च। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस खजाने को पाने की होड़ कितनी जबरदस्त रही होगी। तो जाहिर है, जब दांव पर इतना कुछ लगा हो तो उसे हासिल करने का तरीका भी कोई मामूली नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि पुर्तगालियों की वो क्या तरकीब थी, क्या था उनका प्लेबुक, जिससे उन्होंने इस पूरे व्यापार पर कब्जा जमाया। उनकी पूरी स्ट्रैटेजी असल में 2 पिलर्स पर टिकी थी। पहला, जबरदस्त मिलिट्री पावर, मतलब ऐसी ताकत जिसके आगे कोई टिक न सके। और दूसरा, सीक्रेसी, ऐसी गोपनीयता कि किसी को कानों कान खबर न हो। देखिए, पुर्तगाली नेवी के पास उस समय के सबसे एडवांस्ड, सबसे ताकतवर तोपें थीं। उनकी मारक क्षमता इतनी जबरदस्त थी कि भारत के कई तटीय राज्यों के पास सरेंडर करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा। ये बस रॉ पावर का खुला प्रदर्शन था। और अब आता है उनकी स्ट्रैटेजी का दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा। वो था एक ट्रेड सीक्रेट, भारत तक पहुंचने का समुद्री रास्ता। ये जो नक्शे थे ना, ये पुर्तगाल का टॉप सीक्रेट थे, एक स्टेट सीक्रेट। उन्हें किसी भी कीमत पर बाकी दुनिया से छुपा कर रखा गया था। क्यों? ताकि कोई और यूरोपियन देश कंपटीशन में आ ही ना सके। तो इस 2 धारी तलवार यानी जबरदस्त ताकत और गहरी गोपनीयता का नतीजा क्या हुआ? इसका असर बहुत गहरा और बहुत दूर तक जाने वाला था। हुआ ये कि पुर्तगाल ने भारत के तटीय इलाकों में अपनी कॉलोनियों की एक पूरी चेन बना डाली, गोवा को अपनी औपनिवेशिक राजधानी बनाया, और सबसे बड़ी बात, मसाला व्यापार पर उन्होंने पूरी तरह से, मतलब कंप्लीट मोनोपोली हासिल कर ली। इससे पुर्तगाल को जो मुनाफा हुआ वो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा था। और ये मोनोपोली कोई 1-2 साल की बात नहीं थी, ये पूरे 100 सालों तक चली। सोचिए, 100 साल तक उन्हें कोई चैलेंज करने वाला नहीं था। और क्यों नहीं था? क्यों? क्योंकि किसी अन्य यूरोपीय देश को भारत आने का समुद्री रास्ता ही नहीं मालूम था। ये उनकी सीक्रेसी वाली स्ट्रेटजी की सीधी सीधी जीत थी। लेकिन इन सब का असर सिर्फ व्यापार और मुनाफे तक ही नहीं रुका। असल में ये भारत के लिए एक बिल्कुल नए और बहुत ही कॉम्प्लेक्स दौर की शुरुआत थी। पुर्तगाल ने जो ये तटीय कॉलोनियां बसाईं, उसने भारतीय उपमहाद्वीप पर यूरोपीय कॉलोनियलिज्म के एक लंबे और दर्दनाक इतिहास का, कह सकते हैं, पहला चैप्टर लिखा।
उन्होंने एक ऐसा दरवाज़ा खोला जिससे आने वाली सदियों में एक के बाद एक कई यूरोपीय ताकतें अंदर चली आईं। और ये सब हमें एक आख सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कैसे कैसे एक सीक्रेट मैप और एक ताकतवर नेवी मिलकर एक पूरे सबकॉन्टिनेंट की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं? ये सिर्फ इतिहास की एक कहानी नहीं है, यह इस बात का सबक है कि जानकारी और ताकत मिलकर क्या कुछ कर सकते हैं। हाँ, तो जब भी हम वास्को दा गामा का नाम सुनते हैं तो दिमाग में यही तस्वीर आती है ना? एक हीरो की, एक निडर खोजकर्ता की, जिसने यूरोप और भारत को समंदर के रास्ते से जोड़ दिया। वास्को दा गामा की उस एक यात्रा का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा असर हुआ, वो था पुर्तगाल के एक जबरदस्त व्यापारिक साम्राज्य का खड़ा हो जाना। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक ऐसी घटना थी जिसने आने वाली पूरी एक सदी तक अपना दबदबा बनाए रखा। अब दिलचस्प बात यह है कि वास्को दा गामा खुद एक अच्छा डिप्लोमैट, मतलब कूटनीतिज्ञ बिल्कुल नहीं था। लोगों से बात करके शांति स्थापित करने में वो बुरी तरह फेल हुआ। लेकिन जिस रास्ते को उसने खोला था ना, वो पुर्तगाल के लिए जैसे अपार शक्ति की चाबी बन गया। उसके बाद पेड्रो अल्वारेज कैब्राल जैसे ज्यादा काबिल लोग आए और उन्होंने उसी रास्ते का इस्तेमाल करके गोवा और कोची जैसी जगहों पर पुर्तगाली बस्तियां बसा दी। और ये प्रभुत्व देखिए, कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1498 में दा गामा भारत पहुंचा और उसके बाद लगभग 100 साल तक पुर्तगाल ने मसालों के बेहद मुनाफे वाले व्यापार पर एक छत्रराज किया। तो जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास में कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं टिकता। जल्द ही हॉलैंड और इंग्लैंड जैसे राज्य पुर्तगाल के इस एकाधिकार को तोड़ने वाले थे। और यहीं से कहानी एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेती है। पुर्तगाल का ये जो दबदबा था, ये किसी बड़ी जंग में नहीं बल्कि चोरी से टूटा। तो क्या यूरोप से इंडिया तक के सीक्रेट मैप का राज खुल गया था? जी हां, बिल्कुल खुल गया था। जी हाँ, ये कॉर्पोरेट जासूसी की एक ऐसी कहानी है जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और इस पूरी कहानी का जो मुख्य किरदार था वो था ये आदमी, यान ह्यूगेन वैन लिंशोटन। कौन था ये? गोवा में पुर्तगाली एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम करने वाला एक डच सेक्रेटेरियन, जिसने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब समझिए कि ये हुआ कैसे। वैन लिंसवाइसहोटन ने पुर्तगालियों के साथ काम करते करते उनके वो कीमती समुद्री नक्शे, जिन्हें वो करीब 100 साल से एक राज बनाए हुए थे, उनकी चुपके से नकल कर ली। लेकिन यह कैसे हुआ, इस विषय पर किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। लेकिन हम अपने मूल मुद्दे पर वापस आते हैं। फिर उसने इन नक्शों को स्मगल करके यूरोप पहुंचाया, जहां उन्हें किताबों में छाप दिया गया। बस अचानक पुर्तगाल का सबसे बड़ा सीक्रेट अब कोई सीक्रेट नहीं रहा। और ऐसी जानकारी के दम पर 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी वीओसी की नींव रखी गई। और ये जो वीओसी बनी, ये कोई मामूली कंपनी नहीं थी। जानते हैं अपनी पीक पर इसकी वैल्यू कितनी थी? अगर आज के हिसाब से देखें तो $7.9 ट्रिलियन। जी हां, 7.9 ट्रिलियन। ये आंकड़ा दिमाग हिला देने वाला है सच में। इस नंबर को थोड़ा और समझने के लिए जरा ये चार्ट देखिए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले ही आज की दुनिया की जो टॉप की 20 कंपनियां हैं ना, उन सब की कुल वैल्यू को मिला दें तो भी उससे ज्यादा की थी। इससे अंदाजा लगता है कि ये खेल किस लेवल पर खेला जा रहा था। तो जिस दरवाजे को दा गामा ने खोला था, उसने असल में एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। एक ऐसी श्रृंखला जिसमें पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए और आखिर में ब्रिटिश साम्राज्य जैसी ताकतें उभरी और गिरी। मतलब एक पूरी की पूरी नई दुनिया का सिस्टम बन रहा था। तो चलिए अब वापस उस आदमी पर आते हैं जिसने ये सब कुछ शुरू किया, वास्को दा गामा। उसकी विरासत आखिर है क्या? क्या वो एक हीरो था या फिर कुछ और? ये स्लाइड दा गामा की विरासत के दो बिल्कुल अलग चेहरों को साफ साफ दिखाती है। एक तरफ वो एक पायनियर था, एक पथ प्रदर्शक, जिसने यूरोप से भारत तक का सीधा समुद्री रास्ता खोजा और दुनिया के व्यापार को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन दूसरी तरफ उसकी कहानी नाकाम डिप्लोमेसी, भयानक हिंसा और मौकापरस्त राजनीति से भी भरी पड़ी है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो एक बहुत जरूरी बात साफ कर लेते हैं, वास्को दा गामा ने भारत की खोज नहीं की थी। भारत तो हजारों सालों से यहीं था और ना ही वो यहां पहुंचने वाला पहला यूरोपियन था। उसकी असली और दुनिया को बदल देने वाली उपलब्धि ये थी कि वो पहला इंसान था जिसने यूरोप से भारत तक का सीधा समुद्री रास्ता खोज निकाला था। बस इसी एक चीज ने सब कुछ बदल दिया। ये जो लाइन है, ये शायद उसकी कहानी का सबसे सही सार है।
वो शोहरत और महिमा की तलाश में निकला था, लेकिन उसके रास्ते में अक्सर तबाही और विनाश आया। आज कोच्चि के सेंट फ्रांसिस चर्च में उसकी जो कब्र है, वो इसी दोहरी कहानी की एक खामोश गवाह है। एक ऐसे आदमी की कहानी जो एक पथ प्रदर्शक था, पर साथ ही एक चेतावनी भी। और यहीं पर यह कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। वास्को द गामा की जिंदगी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब महत्वाकांक्षा यानी आगे बढ़ने की जिद बिना ज़मीर और सही गलत की परवाह किए बस आगे बढ़ती चली जाती है, तो उसका अंजाम आखिर होता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस जमाने में भी जरूरी था और आज भी उतना ही जरूरी है। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।